ये कहानी है एक अजीबोगरीब बीमारी की, जिसका एक डॉक्टर ने बहुत ही अजीबोगरीब इलाज भी ढूंढा है। और इस डॉक्टर को एक सबीना नाम की लड़की मिलती है जो इसी अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित होती है। और जब वो उसका इलाज करने लगता है तब उसे पता लगता है कि सबीना उसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है अ डेंजरस मेथड। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1904 का दृश्य आता है और यहीं पर हम सबीना को देखते हैं। और सबीना को भी जबरदस्ती एक बग्गी में डाल करके कहीं लेकर के जाया जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग सबीना को लेकर के जाते हैं एक पागल खाने और जबरदस्ती उसे पागल खाने के अंदर डाल देते हैं। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आता है जिसका नाम है कार्ल। और कार्ल को पता लगा है कि सबीना को एक बीमारी है जिसका नाम है हिस्टीरिया। और इस बीमारी में पेशेंट को अलग अलग तरीके के दौरे पड़ते हैं और वो अपने आपे को खो देता है और उसके शरीर पे उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए कार्ल जैसे ही सबीना के पास आता है वो उसके पीछे जाकर के बैठ जाता है ताकि सबीना उसे ना देखे। और अगर सबीना उसे नहीं देखेगी तब कहीं वो अपने इमोशन पे कंट्रोल रख पाएगी। और कार्ल जिस मेथड से इन लोगों का इलाज करता है उस मेथड का नाम है साइको एनालिसिस। और इस मेथड में कार्ल पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानता है और वो उस तह तक पहुंचता है जहां से बीमारी की शुरुआत हुई थी। इसीलिए वो सबीना से बात करने लगता है ताकि वो इस बीमारी की गहराई तक पहुंच सके। और जब यहाँ पे कार्ल सबीना से बात करता है तब उसे पता लगता है कि सबीना को ये बीमारी बचपन से है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे पीटा करते थे और उसे सेक्सुअली हरास भी किया करते थे। बचपन में वो उसे नंगा कर देते थे और उसके बाद उसके पिछवाड़े पे मारते थे। और जब वो मार करके बोर हो जाते थे तब वो उसके हाथों को चूमते थे। इसीलिए अब कार्ल इन सारी चीजों को नोट कर लेता है और पहुंचता है घर और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है जिसका नाम है ईमा। और वो ईमा से सलाह भी लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब ईमा कहती है कि तुम्हें डॉक्टर फ्रूड का मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, यानी साइको एनालिसिस। तब कार्ल कहता है कि उसने ऑलरेडी इस मेथड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कार्ल को ये बात भी पता लगता है कि सबीना बहुत पढ़ी लिखी औरत है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन जब से उसकी बीमारी ने रंग दिखाया है तब से उसका सपना टूटने लगा है। इसीलिए अब कार्ल जल्दी ही पहुंचता है हॉस्पिटल और वो सबीना के नजदीक जाने लगता है और उससे दोस्ती कर लेता है। और ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसीलिए अब सबीना भी कार्ल के साथ खुलने लगती है। तब कार्ल सबीना को कहता है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। तब सबीना कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा और मेरी जो कंडीशन है उसे देखने के बाद कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तब कार्ल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे असिस्ट कर सकती हो। और सबीना को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो कार्ल को असिस्ट करने लगती है। और कार्ल उसे हमेशा ही नया नया काम देते रहता है और सबीना भी बहुत मन लगा करके काम करती है। और धीरे धीरे सबीना को पता लगता है कि कार्ल अपने मेथड को सारे लोगों पे इस्तेमाल कर रहा है और वो सारे लोगों की मनोदशा को जानने की कोशिश कर रहा है। और कार्ल का ये मेथड बहुत ही कारीगर है क्योंकि उसने सबीना को भी धीरे धीरे करके ठीक कर दिया है। और कार्ल इस मेथड का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर भी करता है और अब सबीना भी इस चीज में उसकी मदद करने लगती है। तब एक दिन कार्ल पूछता है कि मेरी पत्नी के बारे में बताओ कि उसके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है। तब सबीना बताती है कि तुम्हारी पत्नी को लगता है कि तुम्हारी रुचि उसमें कम हो रही है और उसे डर है कि कहीं तुम उसे और उसके बच्चे को ना छोड़ दो। और अब यहाँ पे कार्ल को समझ में आ जाता है कि सबीना कितनी काबिल लड़की है और उसका दिमाग बहुत ही तेज है, इसीलिए वो उसकी थेरेपी को और भी आगे बढ़ाता है। तब सबीना बताती है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई। जब वो 4 साल की थी तब उसके हाथ से गलती से एक प्लेट टूट गया और जब उसके पिता ने इस चीज को देखा तब वो उसे एक अलग कमरे में लेकर के गए और उसने उसे नंगा कर दिया। और उसके बाद वो उसके पिछवाड़े पे मारने लगे और उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक उसने पेशाब नहीं कर दिया। और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब सबीना को इस चीज में मजा आने लगा और जब कोई भी उसे पीटता था तब सबीना को बहुत ही ज्यादा मजा आता था और ये उसकी लत बनती चली गई और धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगी। इसीलिए सबीना को अपने आप से नफरत है और उसे लगता है कि वो कभी भी इस पागल खाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। तब कार्ल कहता है कि नहीं। और अब यहाँ से समय तेजी से बीतने लगता है और 2 साल का समय बीत जाता है और हम कार्ल को उसकी पत्नी ईमा के साथ देखते हैं। और अब कार्ल जाता है डॉक्टर फ्रूड के पास और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि सबीना अब मेडिकल कॉलेज में है और वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। और फ्रूड बहुत ही ज्यादा खुश है कार्ल से क्योंकि उसने उसके मेथड का इस्तेमाल किया और एक पेशेंट को ठीक भी कर दिया। इसीलिए अब ये लोग इस मेथड के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हैं और इनकी बातें लगातार 13 घंटे तक चलती रहती है। और कार्ल फ्रूड से बात करने के बाद पहुंचता है सबीना के पास उसके मेडिकल कॉलेज में और वो उसे पूरी बात बताता है कि वो डॉक्टर फ्रूड से मिला था और इन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। और डॉक्टर फ्रूड बहुत ही तेज दिमाग वाले हैं, उनकी सोच मेरी सोच से बहुत ही आगे है और जिस तरीके से मैं इलाज करता हूँ उनका तरीका उससे बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कार्ल यहाँ पे सबीना को ये भी बताता है कि उसने उसकी रिपोर्ट देखी है और वो कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है, इसीलिए वो एक दिन बहुत ही अच्छी साइकियाट्रिस्ट बनेगी। और इस बात को सुनने के बाद सबीना खुश हो जाती है। तभी फ्रूड एक खत लिखता है कार्ल को और कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपने एक स्टूडेंट को भेज रहा हूँ जो कभी बहुत ही अच्छा डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अभी वो खुद दिमाग का मरीज हो चुका है और उसका नाम है ओटो। और अब ओटो जल्दी ही पहुंचता है कार्ल के पास और कार्ल उससे बातें करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि ओटो हमेशा ही सोचते रहता है औरतों के साथ सोने के बारे में और वो बताता है कि उसके बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन अलग अलग औरतों से और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीमेट होने के बारे में बातें करता है। और वो कार्ल को भी कहता है कि तुम अपने काम के दौरान बहुत सारी लड़कियों से मिलते होगे और तुम्हें जरूर उन पे क्रश होता होगा, इसीलिए तुम्हें उनके साथ जरूर सोना चाहिए। लेकिन कार्ल इन बातों को खारिज
खारिज कर देता है और वो पहुंचता है सबीना के पास। तब सबीना बातों ही बातों में उसे बताती है कि मेरे कोर्स में बताया जा रहा है सेक्सुअलिटी के बारे में, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई। और इतना कहने के बाद वो कार्ल को किस कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तब तुम मेरे कमरे पे आ सकते हो। लेकिन कार्ल कहता है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। और इतना कहने के बाद वो अपनी क्लिनिक में वापस आ जाता है। तब वो देखता है कि ओटो यहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसे यहाँ पे ओटो का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने कार्ल का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा वक्त बीता और अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और अगर मेरे पिता मेरे बारे में पूछे तब उन्हें कह देना कि मैं मर चुका हूँ। और अब इन सारी बातों से बहुत ही परेशान हो जाता है कार्ल, इसीलिए वो जाता है सबीना के घर पे और बातों ही बातों में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और अब ये बार बार ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं। और थोड़े दिनों के बाद जब कार्ल अपनी पत्नी से मिलता है तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो उसे नदी के पास लेकर के जाती है और उसे एक बोट दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत दिनों से सपना था कि तुम्हारे पास एक ऐसा बोट हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा एक बोट मंगवाया है। और इस चीज को देखने के बाद कार्ल दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ईमा उससे कितना प्यार करती है, फिर भी वो उसे धोखा दे रहा है। इसीलिए वो वापस आता है सबीना के पास और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और इंटीमेट नहीं हो पाऊंगा और हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया क्योंकि मैं अपनी पत्नी को और धोखा नहीं दे सकता। तब सबीना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन कार्ल नहीं मानता। तब सबीना उसे आखिरी बार कहती है कि जैसे मेरे पिता मेरे पिछवाड़े पे थप्पड़ मारते थे, मैं चाहती हूँ कि तुम भी वैसे ही थप्पड़ मारो। और अब कार्ल वैसे ही सबीना के पिछवाड़े पे थप्पड़ मारने लगता है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद मिलता है फ्रूट से और उसे ओटो के बारे में बताता है कि अब ओटो यहाँ से भाग चुका है। इसीलिए अब इनकी बातें एक बार फिर से शुरू हो जाती है साइको एनालिसिस पे और ये बातें ऐसे ही चलती जाती है। लेकिन जल्दी ही इन दोनों में टकरार होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते। तभी फ्रेड एक दिन कार्ल से कहता है कि हमें पता लगा है कि तुम अपनी एक पेशेंट के साथ सो रहे हो और ये खबर चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन कार्ल इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है और वो पहुंचता है सबीना के पास और हमें पता लगता है कि इन दोनों का रिश्ता अभी तक चल रहा था। इसीलिए अब कार्ल सबीना से कहता है कि हम अपने रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये बात चारों तरफ फैलती जा रही है। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब सबीना उसे रोकने लगती है और इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, लेकिन कार्ल कहता है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब सबीना फूट फूट के रोती है और थोड़े दिन के बाद वो आती है कार्ल के ऑफिस में और उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ को इन सारी बातों के बारे में क्यों बताया। तब कार्ल कहता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तुम्हारी माँ पहले से ये सारी चीजें जानती थी, इसीलिए अब तुम मेरे पास आना बंद करो क्योंकि आज से हमारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और मरीज का है। और इस बात को सुनने के बाद सबीना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक चाकू उठाती है और कार्ल के चेहरे पे एक निशान दे देती है और उसके बाद कार्ल की फी देती है और कहती है कि तुम्हारे कंसल्टेशन के लिए शुक्रिया। और इतना कहने के बाद चली जाती है। लेकिन अब वो डॉक्टर फ्रूड को एक खत लिखती है जिसमें उनसे अनुमति मांगती है ताकि वो उनकी असिस्टेंट बन सके। तब फ्रूड लेटर लिखता है कार्ल को और बताता है कि सबीना नाम की एक लड़की ने मुझे खत लिखा है और उसने बताया कि वो पहले तुम्हारे साथ थी और वो मेरी असिस्टेंट बनना चाहती है। तब कार्ल कहता है कि हाँ, ये वही लड़की है जिसपे मैंने साइको एनालिसिस का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम दोनों के बीच सिर्फ मरीज और डॉक्टर का रिश्ता था, उसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात को सुनने के बाद फ्रूड को लगता है कि सबीना एक पागल लड़की है और वो अपने और कार्ल के रिश्ते के बारे में झूठ बोल रही है। इसीलिए फ्रूड मना कर देता है सबीना को और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं रख पाऊंगा। तब सबीना समझ जाती है कि ये सब कुछ कार्ल ने किया है, इसीलिए वो कार्ल के पास जाती है। तब उसे पता लगता है कि कार्ल इस हॉस्पिटल को छोड़ करके जा रहा है। तब वो कार्ल को कहती है कि तुम्हें फ्रूड को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी वो मुझे अपना असिस्टेंट रख पाएगा और मैं अपने करियर को आगे बढ़ा पाऊंगी। और तुम्हें इस बात का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि अगर मैं चाहती तब तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरा करियर बर्बाद कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब कार्ल दोबारा खत लिखता है फ्रूड को और उसे पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि सबीना सच कह रही थी। इसीलिए फ्रूड फिर से खत लिखता है सबीना को और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि कार्ल तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो, इसीलिए तुम जब से चाहो तब से मुझे ज्वाइन कर सकती हो। इसीलिए अब सबीना पहुंचती है कार्ल के पास और कहती है कि मैं तुम्हारे रिसर्च में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और वो उसकी हेल्प करने लगती है। फिर वो कहती है कि 2 साल के बाद जैसे ही मेरा कोर्स खत्म होगा मैं यहाँ से वियना चली जाऊंगी और तब कहीं तुम्हारा मेरे से पीछा छूटे। और इस बात को सुनने के बाद अब कार्ल रोने लगता है, यानी कि कार्ल सच में प्यार करता है सबीना से। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और जैसे ही सबीना का कोर्स खत्म होता है वो फ्रूड के पास जाती है और उससे साइको एनालिसिस पे बातें करने लगती है। तब फ्रूड बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है सबीना से और कहता है कि वो अपने कुछ पेशेंट्स को भेजेगा सबीना के पास। इसी बीच फ्रूड बार बार बात करता है कार्ल से और कार्ल भी उसे चिट्ठियां लिखता है और ये दोनों अपनी अपनी रिसर्च के बारे में बातें करते हैं। लेकिन इन दोनों को पता लगता है कि अब इन दोनों की बातें एक बिल्कुल भी नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसीलिए अब इनके बीच दूरियां बनने लगती हैं और एक वक्त के बाद ये दोनों एक दूसरे को खत भेजना भी बंद कर देते हैं।
तभी एक दिन सबीना ईमा से मिलने आती है और हम देखते हैं कि अब सबीना प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसने एक रशियन डॉक्टर से शादी की है। तब ईमा सबीना को बताती है कि आजकल काल की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि जब से उसने फ्रियोड से बात करना बंद किया है तब से दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। इसीलिए ईमा सबीना को कहती है कि तुम उसकी मदद कर सकती हो, इसीलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इसीलिए अब सबीना पहुंचती है काल के पास और उससे बातें करने लगती है और बताती है कि वो अपने पति के साथ फिर से रशिया वापस जा रही है और अब वो वहीं पे रहेगी। और इतना कहने के बाद वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई नई पेशेंट है, और काल कहता है कि हाँ, मेरे पास एक नई पेशेंट है जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है और अब मुझे बहुत ही अजीबोगरीब सपने आते हैं जिससे मैं हमेशा ही परेशान रहता हूँ। लेकिन जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे लगता है कि तुम मेरे पास हो और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है उस समय को याद करके जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। मुझे कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब इस बात को सुनने के बाद सबीना यहाँ से जाने लगती है। कार्ल उधर रोते रहता है और सबीना इधर रोते रहती है और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 1920 में डॉक्टर फ्रियोड की मृत्यु हो जाती है, वो भी कैंसर से। और सबीना ऐसे ही लोगों का इलाज करती रहती है और वो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनती है। लेकिन 1942 में सबीना और उसकी 2 बेटियों को गोली मार दिया जाता है और इन्हें नाजिस गोली मारते हैं और काल दुनिया का सबसे बेहतरीन साइकेट्रिस्ट बनता है और बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करता है। लेकिन 1961 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।